हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि जब अंग्रेज़ आए भारत में, काफ़ी उन्होंने क्षेत्रीय विस्तार किया, काफ़ी साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लिया, सभी नवाब को हरा दिया, महाराजा जितने भी थे उनके सामने अब उनके नियंत्रण में आ गए, विलय नीति के तहत, सहायक नीति के तहत, ठीक है, सहायक संधि के तहत। तो इस उपनिवेशवाद में जो शहर हुए, क्योंकि इसके पहले भी हम एंशिएंट हिस्ट्री में और मिडिवल हिस्ट्री में नगरों को देख चुके हैं कि नगर का प्रशासन, शासन, वहाँ का जो व्यवस्था थी किस प्रकार की थी। तो उसी तरह से अंग्रेज़ों के टाइम में भी जो भारत में जो शहर होते थे उनकी व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। यानी कि एक शाही राजधानी की कहानी, यानी कि जहाँ अंग्रेज़ों का जो केंद्र होता था, ठीक है, जहाँ सारे लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, वो सब रहते थे, वो एक राजधानी के रूप में डेवलप थी। और वो किस तरह की थी इसके बारे में हमें देखना है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और यहाँ से आप अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा था। अब देखिए, जब अंग्रेज़ भारत आए तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। लेकिन कुछ समय बाद जैसे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या किया गया कि बंगाल को इन सब पर हावी बना दिया गया। यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वहीं इनका गवर्नर जनरल होने लगा और वहीं उसी के नियंत्रण में ये दोनों प्रेसिडेंसियाँ आ गई। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा स्थानीय राजाओं के हराने पर शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को विशहरीकरण कहा जाता है। अब देखिए, अंग्रेज़ जो स्थानीय राजाओं को हराते थे और उनके शासन पे नियंत्रण करते थे, तो जो भी क्षेत्रीय सत्ता थे उनके केंद्र ढह गए। क्योंकि जब मान लीजिए राजा ही, जो राजा है, बादशाह है, वहीं जब अंग्रेज़ों के नियंत्रण में है तो जो छोटी छोटी सत्ता है, क्षेत्रीय सत्ता है, उनका क्या मतलब कोई औकात ही नहीं है, तो वो सारे अपने आप बिखर गए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। यानी कि इन क्षेत्रों का सबसे ज़्यादा विशहरीकरण हुआ था। मसूलीपट्टनम जिसे आज कहते हैं, ठीक है, जिसमें मछलीपट्टनम है, सूरत है और श्रीरंगपट्टनम है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने उसे देखा हुआ है। 20वीं सदी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। अब देखिए, ये एक डेटा है, ठीक है, कि 20वीं सदी की शुरुआत में मात्र 11% लोग शहरों में रहते थे। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बीपीएससी ज़्यादातर फैक्ट्स पूछता है, ठीक है, स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम होते हैं फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यूपीएससी हालांकि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों पूछती है, लेकिन फैक्ट्स बहुत ही कम पूछती है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछती है। यमुना नदी के बाएं किनारे लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियाँ अलग अलग समय पर बसाई गई। एक समय था मिडिवल काल में, हमें बताइएगा कमेंट करके वो कौन सा समय था कि सारे जो अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, और जो भी राजा महाराजा होते थे और उनके जो करीबी होते थे, वो सारे लोग यमुना नदी के किनारे तट पे अपना घर बनाते थे, अपना महल बनाते थे। ठीक है, वो कौन सा काल था? ठीक है, सबसे शानदार राजधानी शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में की थी। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाज़ों वाला पुराना शहर था। ठीक है, तो शाहजहानाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1639 में। किसने करवाई थी? शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ के समय दिल्ली की सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थी। बड़े बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, खामोश कुलदेशेक और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। शाहजहाँ के समय जो दिल्ली था वो सूफी संस्कृति का केंद्र था। ठीक है, सूफी संप्रदाय और भक्ति आंदोलन हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। यानी कि दिल्ली
को इतना अच्छे से बनाया गया था कि वहाँ के सड़कों के बारे में कहा गया कि ये कोई सड़कें नहीं हैं, ये किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। उस चित्रकार की जो चित्रकार अपनी चित्रकारी में अपनी पूरी जी जान लगा के उसे बहुत ही सुंदर बनाता है, वैसे ही एक सुंदर चित्र की तरह है क्या दिल्ली की सड़कें। परंतु यह भी आदर्श शहर नहीं था, ठीक है। अमीरों और गरीबों के बीच फासला था, हवेलियों के बीच असंख्य कच्चे मकान थे। आदर्श शहर ये नहीं था क्योंकि असमानता यहाँ पे ज़्यादा थी और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ भी थी और बहुत छोटे छोटे कच्चे मकान भी थे। यानी कि एक तरह से देखिए कि गाँवों का भी एक लुक यहाँ पे दिखता था और बहुत बड़े बड़े मकान यानी शहरों का भी एक लुक यहाँ पे दिखता था। तो इस तरह से ये एक आदर्श शहर नहीं था। नई दिल्ली का निर्माण। अभी भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण किया। यह आधुनिक शहर 1911 में बना जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। अभी तक देखिए, अभी तक भले ही अंग्रेज सत्ता में हैं, ठीक है, अभी चारों तरफ वो अपना नियंत्रण फैला रहे हैं, साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली अभी भी अंग्रेजों की राजधानी नहीं बनी थी। दिल्ली अंग्रेजों की राजधानी बनी 1911 ईस्वी में, ठीक है। 1857 से पहले दिल्ली दूसरे औपनिवेशिक शहरों से अलग थे। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग थी। अब देखिए 1857 से पहले दूसरा जो औपनिवेशिक शहर थे, यानी कि भारत के अंदर ही जो औपनिवेशिक शहर बनाए गए थे उससे बहुत अलग था दिल्ली। और कलकत्ता मद्रास में क्या था कि भारतीय जो लोग थे उनका और अंग्रेज़ों की जो बस्ती थी उनकी बस्तियां एकदम अलग हुआ करती थी, ठीक है। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज़ लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे और गोरे और काले का भेद है ही अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है। तो जो भारतीय लोग थे वो काले इलाकों में रहते थे और अंग्रेज लोग जो है सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। यानी कि अभी जो दिल्ली कॉलेज आप देख रहे हैं उसकी स्थापना हुई थी 1824 में, लेकिन उसकी शुरुआत हुई थी 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। वो एक मदरसा हुआ करता था, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 57 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण काल बताते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरी तरह से ध्यान दिया जाने लगा दिल्ली पे। अब दिल्ली का जो मदरसा हुआ करता था उसे दिल्ली कॉलेज बनाया गया, ठीक है। और 1830 से 1857 के काल को दिल्ली पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट्स निकल के आता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए दिल्ली में विशाल दरबार का आयोजन किया, ठीक है। 1877 में, अब 1857 की लड़ाई समाप्त हो चुकी है और 1877 में जो लॉर्ड लिटन हैं, ठीक है, वायसराय हैं भारत के, उन्होंने महारानी जो विक्टोरिया है जो ब्रिटेन में है उनको भारत की मलिका घोषित किया और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया, ठीक है। 1911 में जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर दिल्ली में एक और बार दरबार का आयोजन हुआ। इसी दरबार में दिल्ली की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया। अब 1877 में कौन थी ब्रिटेन में महारानी? रानी विक्टोरिया थी। और 1911 में राजा कौन थे इंग्लैंड के? वो थे जॉर्ज पंचम। और जब ये राजा बने फिर से एक बार दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया और इसमें कहा गया कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। अभी 1877 में भले ही मल्लिका घोषित हुई थी महारानी विक्टोरिया, लेकिन दिल्ली को भारत की राजधानी नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो 1911 में ये घोषणा हुई कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा और उस टाइम राजा थे जॉर्ज पंचम। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील में नई दिल्ली का निर्माण हुआ। एडवर्ड लटेस और हर्बर्ट बेकर, दो वास्तुकार ने डिज़ाइन तैयार किया। जो रायसीना पहाड़ी है दिल्ली के दक्षिण में, तत्कालीन जो दिल्ली शहर है उसके दक्षिण में है रायसीना पहाड़ी, उसी पर 10 वर्ग मील में नई दिल्ली का निर्माण हुआ, ठीक है। और एडवर्ड लटेस और हर्बर्ट बेकर, दो जो यहाँ पे थे वास्तुकार थे, उन्होंने ही ये डिज़ाइन तैयार किया था। सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महल, जो वर्तमान राष्ट्रपति भवन है, तक जाने वाला किंग्सवे यानी कि वर्तमान राजपथ, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनी। यानी कि अब देखिए ये है राष्ट्रपति भवन, ठीक है, और ये रास्ता है वहाँ जाने का और इसके किनारे किनारे जो है ये सचिवालय की इमारतें बनी हुई है,
ठीक है, और किंग्स वे यानी कि वर्तमान राजपथ। वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई। यानी कि ये जो पैलेस बना हुआ है इसमें जो केंद्रीय गुंबद है यानी कि एकदम केंद्रीय कक्ष में जो गुंबद है वो सांची बौद्ध स्तूप से लिया गया है, मतलब उस तरह से बनाया गया है उसको देख के। और ये बनाया गया है लाल भुरभुरे पत्थर से, और जो जालीदार नक्काशी की गई है वो मुगल वास्तुशिल्प से ली गई है। ठीक है, नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। ठीक है, 20 साल तक निर्माण कार्य चलता रहा, तब जाके नई दिल्ली राजधानी तैयार हुई। नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। प्रति एकड़ में 3 लोग रहते थे, मतलब मैक्सिमम 3 लोग रहते थे। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज, दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। अब इसमें भी 1936 में गठन किया गया ट्रस्ट का, एक समिति का, दिल्ली सुधार ट्रस्ट। ठीक है, और इस योजना के तहत जो संपन्न लोग थे, ठीक है, जो पूंजीपति लोग थे, उनके लिए दरियागंज, दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। शहरीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं, इस प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के मतलब रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए, ये सब कारण यहाँ पे हो सकते हैं। दरगाह क्या होता है? तो सूफी संत का मकबरा होता है। अब ये ऊपर हमने देखा था दरबार, खानकाह। खानकाह क्या होता है? यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहाँ लोग अत्यधिक आत्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं और संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नित्य संगीत का आनंद लेते हैं, इसको कहते हैं खानकाह। ठीक है, ईदगाह क्या होता है? तो मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। ये खुला का स्थान होता है और यहाँ पे ये मुस्लिम लोग प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे जो त्यौहार सार्वजनिक होते हैं मनाए जाते हैं। कुल देश एक, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। ठीक है, ये 3 रास्ते हैं लेकिन एक जगह जाके ये बंद हो जाए तो इसे कहते हैं कुल देश एक। और गुल फरोसान यानी कि फूलों का त्यौहार। और ये सारे जो आप देख रहे हैं ये हमें यहाँ पे मिले थे शाहजहाँ के समय, जो दिल्ली सूफी संस्कृति का केंद्र था। और यहाँ कई दरगाह, खानकाह, ईदगाह, बड़े बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, खामोश कुल देश एक और जलधाराएं पर दिल्ली वालों का को नाज था। तो आई होप कि इन सब चीज़ों का मतलब आपको पता चल गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये था 6 चैप्टर, लेकिन बहुत ही छोटा सा चैप्टर था क्योंकि ये शहरों के बारे में था। तो मिलेंगे अगले वीडियो में 7वें चैप्टर के साथ। धन्यवाद।